हेलो एवरीवन, जैसा कि मैं सोल्व करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो जिसका सेकंड पार्ट यह रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज़ के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स के लिंक आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले जो आपकी 7वीं क्लास नहीं हुई है तो उसके लिए सॉरी। वैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो मोबाइल है तो उसमें प्रॉब्लम आ गई थी सॉफ्टवेयर की, तो वो अभी रिपेयर नहीं हो पाया है। ठीक है, रिपेयर अभी तक भी नहीं हुआ है, इसलिए मैं सेकंड का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आपकी जो क्लासेस है वो मिस नहीं हो। ठीक है, इसलिए मैं सेकंड का यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन। तो इसके साथ साथ यार एक कमेंट ज़रूर कर देना आप कि जो आपको वॉइस आ रही है, ठीक है, ये क्लियर आ रही है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सेकंड का यूज़ है, यानी सेकंड का मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये ज़रूर कमेंट करना है कि आपको क्लियरली वॉइस आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ठीक है, ये काम ज़रूर कर देना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि पशुओं में मिल्क फीवर का क्या कारण होता है। तो याद हाँ, ये क्वेश्चन आपको मैंने कई बार बताया भी था। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पशुओं में जो मिल्क फीवर होता है तो इसका कारण क्या होता है। यहाँ रक्त में कैल्शियम की कमी, ठीक है, यहाँ कैल्शियम की डेफिशिएंसी से मिल्क फीवर होता है। और जो यहाँ एक मोस्ट पॉपुलर डिजीज़ है, ऐसे भी आप मान सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ की जो मिल्क फीवर होता है, ठीक है, इसका एक मेन कैरेक्टर होता है। वो क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है कि जो मेन कैरेक्टर होता है, मान लीजिए किसी भी पशु को, ठीक है, किसी भी एनिमल को अगर मिल्क फीवर रोग हो जाता है तो उसका एक मेन कैरेक्टर होता है, एक मेन लक्षण होता है। और वो होता है क्या है यार, जो पशु होता है वो अपनी गर्दन को यार पीछे की ओर मोड़ कर रखता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका एक मेन कैरेक्टर भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जो पशु है जो कि यहाँ किससे संक्रमित है, मिल्क फीवर रोग से संक्रमित है, तो उसका एक मेन विशेषता बताइए यार, मुख्य विशेषता बताइए। तब आपको राइट आंसर क्या बताना है कि जो पशु होता है तो वो गर्दन अपनी क्या करता है, पीछे की ओर रखता है। ठीक है, पीछे की ओर मोड़े रखता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है क्रीम कितने प्रकार की होती है। अब याद रखना, ये तीनों ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा कंसंट्रेट रखना इस क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले याद रखना कि मिल्क कितने प्रकार की होती है। ठीक है, मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ कौन कौन सी होती है, ठीक है, सबसे पहले आप ऐसे नोट कर लीजिए। एक होती है पतली क्रीम, एक होती है मध्यम क्रीम, एक होती है गाढ़ी क्रीम और एक होती है प्लास्टिक क्रीम। ठीक है, 4 टाइप हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन सी होती है, पतली क्रीम होती है, गाढ़ी क्रीम होती है, मध्य क्रीम होती है और एक होती है प्लास्टिक क्रीम होती है। अब याद रखना इनमें डिफरेंस क्या होता है, यानी कैसे भिन्न है। ये सभी होती है, ठीक है, मान लीजिए सभी क्रीम होती है, लेकिन इनमें अंतर कहाँ पर आता है ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना कि जो पतली क्रीम होती है, ठीक है, याद रखना पतली क्रीम होती है तो इसमें जो वसा की मात्रा होती है, याद रखना 18 से 25% होती है। याद रखिएगा, जो 18 से 25 है ये क्या है, यहाँ वसा की मात्रा है। इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि क्रीम किस प्रकार की होती है, पतली होती है, मध्यम होती है, गाढ़ी होती है। याद रखिएगा कि वह क्रीम जिसमें यहाँ वसा की मात्रा 18 से 25% होती है उसे बोला जाता है पतली क्रीम। जिस क्रीम में यहाँ वसा की मात्रा 25 से 45% होती है उसे बोला जाता है मध्यम क्रीम। और जिस क्रीम में यहाँ वसा की मात्रा 45 से 60% होती है उसे बोला जाता है गाढ़ी क्रीम। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हुए। लेकिन याद रखना कि जो आपकी एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछाता है वो कौन सा होता है, ये होता है यहाँ प्लास्टिक क्रीम। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछाता है एग्जाम में बार बार कि प्लास्टिक क्रीम में वसा की मात्रा कितनी होती है, तब आपको याद रखना है स्पेशली यहाँ 60% से अधिक होती है। याद रखिएगा, आपको चाहे इन तीनों को आप भूल जाओ बेशक, लेकिन आपको इसका ज़रूर ध्यान रखना है प्लास्टिक क्रीम में जो वसा की मात्रा होती है ये कितनी होती है, यहाँ 60% से अधिक होती है। कितनी होती है, 60% से अधिक होती है। ठीक है, इसके साथ साथ यार एक पॉइंट आप हमेशा नोट कर लीजिए, या फिर इसे यार टिप्स भी मान सकते हो। ठीक है, एक आप बोलते हो ना पढ़े कैसे, ठीक है, उसका तरीका भी आप मान सकते हो। तो आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप मान लीजिए कोई सा भी टॉपिक क्लियर कर रहे हो, कोई सा भी क्वेश्चन क्लियर कर रहे हो, तो उसके यहाँ जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर यहाँ इस कंप्लीट नोट्स में हमारी बेसिक कंप्लीट यानी जो आपकी क्लास रहने वाली ये शॉर्ट रहेगी, लेकिन जितनी भी हम क्लास क्लियर करेंगे या फिर 10 मिनट ही क्यों पढ़े, ठीक है, बेशक हम 10 मिनट ही पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे वो सिलेक्टेड ही पढ़ेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए यहाँ किसी भी क्लास को आपको बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है और वीडियो को हमेशा एंड तक देखना है। ठीक है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ क्लियर हो जाएंगे और उससे संबंधित जितने भी जो डाउट होते हैं वो आपको क्लास के साथ ही क्लियर हो जाएंगे।
इसलिए यार हाँ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसका रीज़न यही रहता है कि आपकी जितने भी जो डाउट्स होते हैं वैसे क्वेश्चंस याद रखना कि आप कितने भी क्लासेस पढ़ सकते हो या फिर जो बुक्स रहती है कितनी भी आप बुक्स पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तक आप वीडियोज़ नहीं देखोगे, उसके डाउट को क्लियर नहीं करोगे, तो आपका पढ़ने का जो सेंस निकलता है वो यार नहीं निकलता है। इसलिए यार हाँ आप वीडियो को लर्न कर लीजिए या फिर आप कैसे भी करिए वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए भाषण को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे क्रीम के बारे में, ठीक है। तो क्रीम कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। हमने 4 को क्लियर कर लिया है कि पतली क्रीम, मध्यम क्रीम, गाढ़ी क्रीम और प्लास्टिक क्रीम। प्लास्टिक क्रीम में कितनी होती है? वसा की मात्रा ये होती है 60% से अधिक होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे पूछा गया है कि क्रीम निकालने के लिए, अब यार हम क्रीम से ही संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा आता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो एग्जाम में पूछा आता है कि क्रीम निकालने के लिए दूध का टेम्परेचर कितना होना चाहिए या फिर जो तापक्रम होता है ये कितना होना चाहिए? तो ये होता है यार 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। कितना होता है? 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि पशुधन का चुनाव की उत्तम विधि कौन सी होती है? सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे बेस्ट मेथड या फिर उत्तम विधि तो कौन सा होता है? यार हाँ गुणांकन विधि होती है। कौन सी होती है? यार हाँ सबसे बेस्ट मेथड, यार हाँ सिलेक्शन का, चुनाव का मतलब होता है सिलेक्शन। यार हाँ आप किसी भी पशु का चयन करोगे तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है? तो होता है यार हाँ गुणांकन विधि या फिर तालिका विधि होती है। अब क्यों होती है? अगर आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि क्यों होती है ये, यार हाँ विधि तो कई प्रकार की होती है, जैसे कि पेडिग्री मान सकते हो, पशु संतति, या फिर हम उसे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि गुणांकन का सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है, सबसे बेस्ट इसे क्यों मानते हैं? तो इसे जो मानते हैं, याद रखना इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो आपका आयन पार्ट है, ठीक है, इसके अलग नंबर देते हैं। गुणांकन का मतलब होता है जैसे कि आप मान लीजिए कोई टेस्ट दे रहे हो तो उसके लास्ट में जो रिजल्ट आता है, कितने आपके उसमें मार्क्स आए हैं, कितने आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रही या फिर नहीं रही है, तो उसी के आधार पर यार हाँ कि पशुओं का भी आकलन किया जाता है, ठीक है। और कैसे करते हैं? तो सबसे पहले यार हाँ इसमें क्या करते हैं, जो फिजिकल रहती है, ठीक है, मान लीजिए फिजिकल कैसी कंडीशन है उसकी, किसी भी पशु का आप चुनाव कर रहे हो तो इसका मतलब होता है उसकी फिजिकल कंडीशन क्या रहती है, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल कंडीशन देखेंगे, उसके बाद में जो आपका जो आयन पार्ट होता है, ठीक है, जो एनिमल का जो आयन पार्ट होता है, थन वाला पार्ट, तो उसके भी अलग अलग मार्क इनके नोट किए जाते हैं। एक के होते हैं 20, एक के होते हैं 30, ऐसे कुछ मार्क्स रहते हैं। इसके बारे में हम क्लियरली एक लेक्चर लगा देंगे तो उसमें आप क्लियरली समझाओगे। अभी आप इतना ध्यान रखना कि गुणांकन में क्या करते हैं, जो उसकी फिजिकल कंडीशन होती है उसके अलग मार्क देते हैं, जो आयन वाला पार्ट होता है उसके अलग मार्क देते हैं। ऐसे यहाँ 3 या 4 पार्ट होते हैं, उनके बेस पर उनको सिलेक्शन किया जाता है। इसलिए यहाँ सबसे बेस्ट कौन सा माना जाता है? गुणांकन या तालिका विधि को माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसू है एनडीडीबी का पूरा नाम क्या होता है? तो इस क्वेश्चन को आपने कई बार सुन रखा होगा कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। एनडीडीबी की जो फुल फॉर्म होती है ये क्या होती है? यहाँ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ आनंद गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यहाँ एनडीडीबी अर्थात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, तो ये स्थित है आनंद गुजरात में। और अगर बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। कब की गई थी? 1965 में, ठीक है। अब यार हाँ जब भी आप नोट्स बनाओ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्लास में। तो यार हाँ जब भी आप नोट्स बनाओ तो यहाँ उससे संबंधित जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं तो उनको एक साथ नोट करा करो। जैसे कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था एनडीडीबी मतलब एक इंस्टीट्यूट थी, उसके बारे में हमने लिख दिया कि उसका फुल नेम क्या होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट लाइन लिख दी, उसके बारे में हमने लिख दिया कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने क्लियर कर लिया। और जो थर्ड क्वेश्चन इससे बनता है वो बनता है यार हाँ कब हुई, अर्थात मान लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट है तो इसकी स्थापना कब हुई, ये भी हम यहाँ पर लिख दिया। इसलिए यार हाँ कि आप जब भी नोट्स बनाओ तो इसी टाइप में बनाओ, ठीक है। यार हाँ मान लीजिए कोई सा भी आपका वर्ड है, देखे जैसे कि आप देख सकते हो कि पशुधन का चुनाव, तो यार हाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी जितनी भी जो विधियाँ होती है, ठीक है, जितने भी जो मेथड होते हैं उन सब की आपको एक साथ लिखने हैं, एक रो में आप लिख लेना है। उसके बाद में आपको क्वेश्चंस उसके बनाने हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है या फिर सबसे कॉस्टली मेथड कौन सा होता है। ऐसे आप यार हाँ नोट्स बनाओ, ठीक है ना। जब भी नोट्स बनाओ तो आप इस मेथड को ज़रूर फॉलो करना। आपको हमेशा ध्यान रखना जो आपके मार्क्स आते हैं ये हमेशा इंक्रीज़ होते जाएंगे। क्योंकि हाँ अगर मान लीजिए आप एक बार नोट्स बनाते हो तो इस तरीके को अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, लगातार अगर फॉलो करोगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा ये। और इससे आपको यार हाँ जो क्वेश्चंस की जो याद करने की कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब यहाँ इनको भाषण तो समझना नहीं है, मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। ये क्वेश्चन यार आपके माइंड में चलते रहते हैं, तो इनको भी क्वेश्चंस को क्लियर करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू से आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है। जो कौन सा होता है, लेक्टोमीटर होता है। कौन सा होता है यार, हाँ, जिससे आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है तो होता है लेक्टोमीटर। और यहाँ लेक्टोमीटर से संबंधित एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो होता है हाँ कि लेक्टोमीटर की रीडिंग क्या होती है। ठीक है, हाँ, जो इसकी रीडिंग होती है लेक्टोमीटर की, ये कितनी होती है, तो ये होती है हाँ 0 से 40 होती है। कितनी होती है याद रखिएगा, इसे आप नोट कर सकते हो कि जो लेक्टोमीटर है जिसका प्रयोग यहाँ आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो इसकी रीडिंग्स कितनी होती है, इसकी रीडिंग्स होती है हाँ 0 से 40। कितनी होती है, 0 से 40 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होता है आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो इसका जो सूत्र होता है ये क्या होता है, 1 + CLR भाग 1000। ठीक है, मान लीजिए कि 1 + CLR जितना भी आपका निकला है, यानी जो CL की जो रीडिंग्स है उनको आपको नोट करना है। उसके बाद में उसमें भाग दे देना आपको 1000 का, और जो भी आपका जो कैलकुलेशन आएगी या फिर जो भी आपका मान आता है तो क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है मुर्गियों को चेचक किसके द्वारा होता है। तो यार हाँ, सबसे पहले आपको याद रखना है कि चेचक रोग, ठीक है, सबसे जो होता है मोस्ट पॉपुलर रोग है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है मुर्गियों में। तो ये होता किसके द्वारा है, ये होता है हाँ वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि वायरस के द्वारा होता है, लेकिन कौन सा वायरस होता है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, उसे से समझ यार जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ जो चेचक रोग होता है तो उससे बेसिकली 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है यहाँ मुर्गियों का चेचक किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो उसका हमने लिख दिया है कि वायरस के द्वारा होता है। सेकंड जो लाइन है या फिर सेकंड जो क्वेश्चन बनता है कि मुर्गियों का चेचक रोग का कारण क्या होता है, अर्थात यहाँ जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है यहाँ बोरेलियोटा एवियन नामक वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जाना कि जो चेचक रोग होता है तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है हाँ वायरस के द्वारा होता है, लेकिन किस वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यही बन जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने इसी को क्लियर किया था कि जो चेचक रोग होता है ये होता है बोरेलियोटा एवियन नामक वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है कि मुर्गियों में होने वाला चेचक का अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ जो चेचक रोग होता है तो इसका अन्य नाम क्या होता है, तो इसका अन्य नाम होता है यहाँ फाउल पॉक्स होता है। याद रखना कि मुर्गियों का जो चेचक रोग होता है तो इसका अन्य नाम या फिर चेचक रोग को यहाँ फाउल पॉक्स के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा, यहाँ जो चेचक रोग होता है तो इसका अन्य नाम क्या होता है, फाउल पॉक्स होता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन एक से ही संबंधित थे, इसलिए हमने तीनों क्वेश्चन को एक साथ क्लियर किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसमें से भी हमने 2 क्वेश्चन उठाए हैं जो कि यहाँ बेसिकली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि दूध में वसा परीक्षण की दूध की मात्रा क्या रखी जाती है। याद रखिएगा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए कि दूध की वसा परीक्षण के लिए दूध की क्या मात्रा रखी जाती है। याद रखना, यहाँ पर पूछा गया है क्वांटिटी। ठीक है, मात्रा के बारे में पूछा गया है, तो कितनी मात्रा रखी जाती है, ये रखी जाती है 10.75 मिलीमीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है याद रखिएगा कि 10.75। ठीक है, 10.75 ml रखी जाती है। याद रखिएगा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि दूध के वसा परीक्षण में दूध की क्या मात्रा रखी जाती है, क्या क्वांटिटी रखी जाती है, तो ये रखी जाती है 10.74 रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध के वसा परीक्षण में गंधक अम्ल की क्या मात्रा रखते हैं, तो इसके रखते हैं 10 ml। याद रखिएगा कि वसा परीक्षण में गंधक की तो क्या रखते हैं 10 ml, और अगर बात है दूध की तो दूध की मात्रा क्या रखी जाती है, ये रखी जाती है 10.75 ml रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था कि पशुओं में मेड काउ रोग का कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है प्रियॉन्स होते हैं। क्या होता है यार, हम मेड काउ जो डिजीज होती है तो इस रोग का कारण क्या होता है, प्रियॉन्स होते हैं। अब ये प्रियॉन्स होते क्या हैं, जैसे कि ये लाइकेज आप मान सकते हो एक वायरस की तरह होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रियॉन्स अगर आप नहीं जानते हो तो आप ऐसे भी जान सकते हो कि जो वायरस होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे वायरस होते हैं तो उसी के जैसे ही एक और होते हैं, वो कौन से होते हैं यार, हाँ प्रियॉन्स होते हैं। कौन से होते हैं, प्रियॉन्स होते हैं, और प्रियॉन्स के कारण यार हाँ मेड काउ रोग होता है। कौन सी होती है यार, हाँ मेड काउ जो डिजीज होती है एक इसके कारण होती है, ये होती है प्रियॉन्स के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पशुओं को पालने की सर्वोत्तम व्यवस्था कौन सी होती है या फिर विधि कौन सी होती है, तो होती है हाँ टेल टू टेल मेथड। याद रखिएगा, एक होता है हेड टू हेड, एक होता है टेल टू टेल। तो सबसे बेस्ट जो होता है वो कौन सा होता है, पूंछ से पूंछ विधि, अर्थात यहाँ टेल टू
टेल विधि होती है। याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा है कौन कौन सी विधि होती है, तब आपको क्या बताना है, एक होता है यहाँ हेड टू हेड, एक होता है टेल टू टेल। और अगर अब आपसे पूछ लिया ऐसा है सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, तब आपको क्या है बताना है, यहाँ राइट आंसर ये बताना है यहाँ टेल टू टेल मेथड। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है पशुओं को बांधने की, ये होती है यहाँ टेल टू टेल मेथड, अर्थात यहाँ पशु यानी पूंछ से पूंछ विधि। कौन सी होती है सबसे बेस्ट, ये होती है पूंछ से पूंछ विधि। तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा इसका वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ जैसे कि हमने आपको शुरुआती में ही एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको वॉइस क्लियरली आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। आप सभी को कमेंट करना है कि आपके पास जो वॉइस आ रही है ये क्लियरली आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। ये आप सभी को कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि वॉइस क्लियर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।